नमस्कार। संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अपने थर्ड जो यूनिट आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो थर्ड यूनिट क्या आती है आपने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए एस ब्लॉक के जो तत्व हैं ये अपने पास में आते हैं। अपने पास में इसके आगे वाली जो यूनिट है वो क्या रहेगी, पी ब्लॉक रहेगी। देखिए अगर अपन ब्लॉक्स की बात करें तो अपन कहेंगे आवर्त सारणी जो है उसके अंदर अपने पास में, तो आपने कहा ये तो क्या है, दो तो क्या होते हैं एस ब्लॉक। फिर इन एस ब्लॉक के अलावा 10 क्या आते हैं डी ब्लॉक। फिर इन 10 डी ब्लॉक के बाद में यहाँ पे 6 क्या आते हैं पी ब्लॉक आते हैं। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पे जो एफ ब्लॉक होते हैं आपने कहा 14 क्या होते हैं एफ ब्लॉक होते हैं। आपने कहा ये लीजिए, तो क्या कहेंगे कि ये जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं ये तो है आपके सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। आपने कहा सबसे पहले 2 ब्लॉक होते हैं, तो आपने कहा 18 तो क्या होते हैं वर्ग और 7 क्या होते हैं आवर्त। सबसे पहले जो 2 वर्ग आते हैं वो किस आते हैं एस ब्लॉक के। लास्ट के जो 6 आते हैं वो किसके आते हैं आपने कहा पी ब्लॉक के। बीच के जो 10 आते हैं वो किस में आते हैं आपने कहा डी ब्लॉक के। और नीचे जो अलग से लिखे होते हैं वो क्या होता है आपने कहा एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक तो अपन पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपने कहा एस ब्लॉक के तत्व कहते किसको हैं, तो अपन ऐसे कहेंगे कि कोई भी ऐसा तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है आपने कहा एस कक्षक में भरा जाता है, वो सारे तत्व है क्या कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आपको पता है एस कक्षक कितना होता है 1। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक कितने होते हैं 2। पी कक्षक कितने होते हैं 3। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, इसलिए पी कक्षक भी कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक के तत्व है। तो क्या कहेंगे कि कोई भी तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है आपने कहा एस कक्षक में। एस कक्षक में भरा जाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं आपने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए एस ब्लॉक के तत्वों की नेक्स्ट विशेषता आपने कहा एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, सभी क्या होते हैं सभी तत्व क्या होते हैं आपने कहा धातु होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति जो होती है वो क्या होती है इनकी धात्विक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ऐसे कहा जाता है एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन सब के लिए जो विद्युत ऋणता आती है आपने कहा विद्युत ऋणता का मान क्या पाया जाता है आपने कहा सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपने कहा एस ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणता कम होने के कारण आपने कहा ये आसानी से क्या दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन सब के लिए आयनन ऊर्जा जो होती है उसका मान भी क्या होता है आपने कहा का मान सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो आपने कहा आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है सबसे कम। आयनन ऊर्जा अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं। तो आपने कहा एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं आपने कहा ये प्रबल अपचायकों की भांति क्या करते हैं व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए अगर अपन बात करें एस ब्लॉक के तत्वों की, तो आपने कहा एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके अंदर ऐसे कहते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व कभी भी किस में नहीं पाए जाते आपने कहा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते क्योंकि ये क्या होते हैं आप लिखेंगे इनको, क्योंकि ये क्या होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके लिए अगर अपन बात करें तो ऐसे कहते हैं एस ब्लॉक के तत्वों
के तत्वों का आकार अत्यधिक होता है, सबसे बड़ा आकार होता है, आकार बड़ा होने के कारण इनकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आपने कहा मुलायम होती है, मुलायम होती है। ये इतनी मुलायम प्रकृति के होते हैं कि इन्हीं के साथ ही लिख दें कि इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने सोडियम का टुकड़े का लेसाने विलियन बनाते समय सोडियम के टुकड़े को काटा होगा, बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने कहा इनकी जो ताजा कटी हुई सतह है, तो आपने कहा ताजा कटी सतह है, कटी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है, चमकदार होती है, परंतु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर थोड़ी देर पश्चात कैसी हो जाती है? आपने कहा मटमेली हो जाती है। ओके, तो देखिए सबसे पहला एस ब्लॉक क्या होता है? तो आपने कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसका एस कक्षक में भरा जाता है वो क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर बात करें, आपने कहा एस ब्लॉक के सभी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? आपने कहा धातु होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने कहा इनकी विद्युत ऋणता का मान है वो क्या पाया जाता है? आवर्त सारणी में सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने कहा इनके लिए जो आयनन ऊर्जा के मान होते हैं वो भी क्या पाए जाते हैं? सबसे कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए एस ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अपचय, यानी इनका खुद का जो ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते क्योंकि ये अत्यधिक क्या होते हैं? क्रियाशील। देखिए अपन ऐसे कहते हैं कि सोडियम का जो टुकड़ा होता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होने के कारण उसको हवा में नहीं रख सकते, उसको किस में डुबो के रखा जाता है? आपने कहा कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है। अब सोडियम से ऊपर कौन आता है? आपने कहा लिथियम। अब लिथियम ऊपर आता है तो आपने कहा उसकी क्रियाशीलता तो इससे भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अपन कहेंगे कि जनरली एस ब्लॉक के तत्व हैं उनकी अगर बात करें तो इनको वायु में खुला नहीं रख सकते, तो आपने कहा इनको स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट देखिए, एस ब्लॉक के तत्वों का आकार बहुत बड़ा होता है जिसके कारण इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? बहुत ही मुलायम। धातु होती है लेकिन इतनी मुलायम होती है कि इन्हें अपन चाकू की सहायता से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने किसी तत्व को काटा तो आपने कहा ताजा जो सतह होती है वो तो कैसी होती है? इनकी चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय इनको वायु में खुला रख दें तो ऑक्सीजन से क्या कर लेती हैं? अभिक्रिया, क्योंकि क्रियाशीलता क्या है? बहुत ज़्यादा। और आपने कहा क्रियाशीलता ज़्यादा होने के कारण जैसे ये अभिक्रिया करेंगे ये जो सतह है ये कैसी पड़ जाती है? मटमेली हो जाती है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं तो देखिए। अब अपन बात करते हैं, इसी के अंदर बात कर रहे हैं अभी एस ब्लॉक के अंदर। आपने कहा एस ब्लॉक के अगर तत्वों की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ढीले बंधे रहते हैं, और ढीले बंधे रहने के कारण एक नाम आता है ज्वाला परीक्षण। तो क्या कहेंगे? एस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व है। आपने कहा क्या देते हैं? अपन लिखेंगे ज्वाला परीक्षण देते हैं। ठीक है, ज्वाला परीक्षण देते हैं का मतलब क्या है? इनको अगर आग के संपर्क में लाया जाता है तो जो आग होती है उसका एक विशेष रंग का क्या कर देते हैं? कलर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनों के कारण तो अपन कहेंगे इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसे होते हैं? तो कहेंगे एस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व है। सामान्यतः कैसे होते हैं? आपने कहा रंगहीन होते हैं। और अगर चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो कैसे होते हैं? आपने कहा प्रति चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जो तत्व है वो रंगहीन होने के साथ साथ कौन सी प्रकृति रखते हैं? आपने कहा प्रति चुंबकीय प्रकृति रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने कहा इन तत्वों के लिए है, तो जनरली जितनी भी बात है वो यही है। इसके अलावा अगर बात करें विलायकन प्रकृति की तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि समान हमेशा किसको गोलता है? समान को गोलता है। तो अब इस विलायक प्रकृति को पढ़ाऊं उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि एस ब्लॉक के तत्वों की प्रकृति कौन सी है। चलिए अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए एस ब्लॉक के तत्वों का परिचय कि एस ब्लॉक के तत्व जो है उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, प्लस
एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, किसको एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये सारी सिंपल सी चीज़ें थी। अब देखिए अपन को यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों पढ़ने हैं। कोई भी ब्लॉक जब पढ़ा जाता है तो अपन को उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है उनकी बातें करते हैं। तो देखिए एस ब्लॉक के मुख्य गुण कौन कौन से हैं, पढ़ने कौन कौन से हैं अपन को। पहला, सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है, आपने कहा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें अपन सेकंड, तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आती है, आपने कहा दूसरा पढ़ा जाता है इनकी परमाणुीय त्रिज्या। त्रिज्या कहे या फिर आपको नॉर्मली क्या दे देता है, आकार दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। थर्ड में क्या पढ़ी जाती है, आपने कहा थर्ड में पढ़ी जाती है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट में क्या पढ़ी जाती है, आपने कहा नेक्स्ट पढ़ी जाती है इनकी विद्युत ऋणता, ठीक है, और आयनन ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कहा नेक्स्ट क्या होता है, क्वथनांक होते हैं, क्वथनांक। इसी के साथ में अपन क्या पढ़ लेते हैं, गलनांक, और इसी के साथ में अपन क्या पढ़ लेते हैं, घनत्व। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, आपने कहा एस ब्लॉक के तत्वों के लिए क्या पढ़े जाते हैं, आपने कहा ज्वाला परीक्षण पढ़े जाते हैं, परीक्षण। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या पढ़ी जाती है, आपने कहा इनके लिए प्राप्ति और प्रचुरता, प्रचुरता, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ी जाती है, आपने कहा पढ़ा जाता है इनकी विलेयता तथा संकुल निर्माण की प्रकृति, संकुल निर्माण की प्रकृति। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ते हैं, आपने कहा इनके लिए क्या पढ़ी जाती है, अपचायक प्रवृत्ति, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की तो आपने कहा नेक्स्ट जो क्या पढ़ी जाती है, आपने कहा इनके लिए क्या पढ़ी जाती है, इनकी क्रियाशीलता। ओके, तो ये हैं सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। एक चीज़ और पढ़ सकते हैं अपन, क्रियाशीलता के साथ ही लिख देते हैं इनके धात्विक गुण, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को ये सारी चीज़ें हैं वो एक एक करके क्या करनी है, पढ़नी है। बात करते हैं, देखिए फर्स्ट आपने कहा सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, आपने कहा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखें उससे पहले अपन को ये बताने हैं कि एस ब्लॉक में अपने पास में दो ब्लॉक हैं। एक तो कौन सा आता है, आपने कहा वर्ग फर्स्ट, एक कौन सा आता है, आपने कहा वर्ग सेकंड। देखिए वर्ग फर्स्ट जो है उनको तो क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है, और वर्ग सेकंड जो है उनको क्या कहा जाता है, क्षार मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले अपन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेते हैं, क्षार धातुओं का। तो ऐसे कहा जाता है कि जितनी भी अपने पास में क्षार धातुएं होती हैं तो अपन कहेंगे क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे दिया जाता है, आपने कहा NS1 से। देखो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आपने कहा अब अपन बात करते हैं कि पहले तो इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक भी लिख देते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले तो क्या लिख देते हैं, इनका परमाणु क्रमांक, फिर क्या लिख देते हैं, यहाँ पे तत्व है, फिर क्या लिख देते हैं उस तत्व का प्रतीक चिन्ह, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसी दो टेबल हैं वो अपन यहाँ पे बना लेंगे। कौन कौन से तत्व आते हैं, आपने कहा देखिए सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये लीजिए सारे तत्व अपन यहाँ पे लिख देते हैं। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, लिथियम का कितना होता है, 3, सोडियम का कितना होता है, 11, पोटेशियम का कितना होता है, 19, रुबिडियम का कितना होता है, आपने कहा 37, सीजियम का कितना होता है, 55, और फ्रेंशियम का कितना होता है, आपने कहा 87।
ठीक है। नाम लिखने हैं तो आपने कहा ये तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसका नाम पता ही आपको क्या होता है, लिथियम। नेक्स्ट का नाम क्या होता है, आपने कहा सोडियम। नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या होता है, पोटेशियम। नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या होता है, रुबिडियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सीजियम। नेक्स्ट बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्रेंशियम। इसमें से ये फ्रेंशियम जो है उसको नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो आपने कहा ये अपने आप क्या होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, इसलिए अपन इनको जनरली नहीं लिखते। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाता है, आपने कहा 1s1। लिथियम से पहले कौन सी अक्रिय गैस आ जाती है, तो आपने कहा यहाँ पे हीलियम, और फिर क्या लिख देते हैं, 2s1। सोडियम का लिखें तो क्या लिख देते हैं, नियोन, और क्या लिख देंगे, 3s1। पोटेशियम के लिए लिखें तो क्या लिख देंगे, आपने कहा 18 पे तो क्या आती है, आर्गन, 4s1। रुबिडियम के लिए लिखें तो क्या लिख देंगे, क्रिप्टोन, फिर 5s1। सीजियम के लिए लिखें तो जिन्नोन, और क्या लिख देंगे, 6s1। इसके लिए लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेडोन, और 7s1। तो देखो नंबर ही चेंज हो रहे हैं, बाकी सब के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, आपने कहा s1। इसलिए कहते हैं कि क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किससे दिया जाता है, ns1 से। इसी तरह से अपन क्या लिखेंगे, आपने कहा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए लिखते हैं, तो आपने कहा क्षार मृदा धातुओं के लिए। तो बिल्कुल ऐसी सेम टेबल इधर भी बना लेते हैं। आपने कहा सेकंड बात करते हैं, क्षार मृदा धातुएं। देखिए क्षार मृदा धातुओं के लिए बात आएगी तो अपन क्या कहेंगे, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे दिया जाता है, आपने कहा अब की बार क्या लिख देंगे, NS2 से। देखिए सेम वही टेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने कहा इनका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो आपने कहा नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आपने कहा यहाँ पे तत्व, फिर क्या लिख देंगे, तत्व का प्रतीक चिन्ह, और फिर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखिए परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपने कहा कहाँ से स्टार्ट हो गई, तो आपने कहा देखिए पहली जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से आती है, 4 से। फिर कहाँ पे आएगी, आपने कहा 12 है, फिर 20, फिर 38, फिर 56, और लास्ट में कितनी आती है, 88। कौन कौन से तत्व आते हैं उनके लिए बात करते हैं। तो आपने कहा बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे इसकी ट्रिक क्या होती है, हेलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। इनकी ट्रिक क्या होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, आप जैसे भी इसके अलावा भी कोई दूसरी भी हो सकता है आपको ट्रिक याद हो, तो इनके नाम लिख देती हूँ मैं एक बार। देखो ये क्या होती है, बेरिलियम। इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। इसके लिए बात करें तो क्या होता है, कैल्शियम। इसके लिए बात करें तो स्ट्रोंशियम। इसके लिए बात करें तो बेरियम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये Be है और ये Ba है। और इसकी बात करें तो रेडियम। यहाँ पे रेडियम है, ये भी कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होने के कारण इसको भी जनरली नहीं लिखा जाता। रेडियम की अगर बात करें तो अपन कहते हैं गाड़ी वगैरह के पीछे जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो रेड कलर की जो लाइट ऑन होती है उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, आपने कहा रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम का यूज़ किया जाता है। जब इस पर लाइट गिरती है तो ये कैसा होता है, आपने कहा ये जो है लाल रंग का अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आपने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2। इसके लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, नियोन। ठीक है, 3s2। कैल्शियम के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, आर्गन 4s2। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, आपने कहा ये तो क्रिप्टोन 5s2। इसके लिए क्या लिखेंगे, जिन्नोन 6s2। और इसके लिए बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, रेडोन 7s2। तो ये है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें आपने इधर तो किसका लिखा है, क्षार धातुओं का, इधर किसका लिख दिया है, क्षार मृदा धातुओं का। ठीक है,
तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक के तत्वों का। दूसरी जो बात आती है, तो अब क्या लिखेंगे, अपन ने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, आपने कहा इनकी त्रिज्या से रिलेटेड लिखते हैं। तो देखिए बात करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या आता है, आपने कहा इनकी क्या लिखेंगे, परमाणुीय त्रिज्या। त्रिज्या के लिए देखिए ऐसे कहा जाता है कि आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, इधर से इधर जब जाते हैं तब तो साइज या त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, घटती है। और अप टू डाउन जब जाते हैं तो आपने कहा त्रिज्या जो होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि। ऐसा क्यों, आपने कहा इधर से इधर जाने पे विद्युत ऋणता बढ़ती है। अब विद्युत ऋणता क्या होती है, तो आपने कहा विद्युत ऋणता का मतलब होता है कोई भी तत्व है द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अब जब इलेक्ट्रॉन का नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों आकर्षित करेगा तो त्रिज्या में क्या हो जाती है, कमी। इधर से इधर जाने पे साइज बढ़ जाती है, क्योंकि इधर से इधर जाने पे एन जो था आपने कहा 2 से 3, 3 से 4 होते होते 7 हो गया, यानी जिसमें कोष जो होते हैं उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि, इसलिए आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए बात करें अपन आवर्त सारणी की, तो आपने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी, अप टू डाउन जाने पे घटेगी। तो देखो एस ब्लॉक के तत्व सबसे पहले आते हैं, तो अपन कहेंगे कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों का आकार सर्वाधिक होता है। एस ब्लॉक तत्वों का आकार सर्वाधिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे किधर आते हैं, लेफ्ट में आते हैं, तो ये तो हो गया सर्वाधिक। अब अगर बात करें तो अपन कहेंगे कि आवर्त सारणी के अंदर अगर अपन सबसे कम और सबसे ज़्यादा देखें, तो आपने कहा आवर्त सारणी में आपने कहा सर्वाधिक त्रिज्या तो किसकी होती है, तो देखो अप टू डाउन जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपने कहा सीजियम की होती है। फ्रेंशियम को काम में नहीं लेते, रेडियो एक्टिव है। अगर पूछे कि आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है, सबसे कम किसकी है, तो आपने कहा आवर्त सारणी में सबसे कम किसकी होती है, तो देखो सबसे कम किसकी होगी, आपने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पे घट रही है, अप टू डाउन जाने पे बढ़ रही है, यानी ऊपर ही ऊपर कौन आता है, तो आपने कहा फ्लोरीन जो होती है उसके लिए त्रिज्या का मान क्या आता है, सबसे कम। अब अगर बात करें नेक्स्ट, तो आपने कहा ये आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट हो गए। अब बात करते हैं अपन क्षार और क्षार मृदा धातुओं की। देखिए क्षार के बाद में कौन आती है, क्षार मृदा धातु। इधर से इधर जाते हैं तो त्रिज्या क्या हो जाती है, कम। तो क्या लिखेंगे कि क्षार धातुओं का आकार जो होता है, तो अपन ने लिखेंगे क्षार धातुओं का आकार, तो अपन क्या लिखेंगे, क्षार मृदा धातुओं से क्या होता है, अधिक होता है, तो क्षार मृदा धातुओं से अधिक होता है। ओके। अब अगर बात करते हैं अपन आवर्त सारणी की, तो आपने कहा सबसे बड़ा सीजियम था, सीजियम तो खुद कैसा है, आपने कहा एस ब्लॉक, तो अपन कहेंगे क्षार धातुओं में या एस ब्लॉक की अगर बात कर लेते हैं, तो अपन ने कहा एस ब्लॉक के अंदर सर्वाधिक बड़ा आकार तो किसका होता है, तो आपने कहा जब पूरी आवर्त सारणी का ही सीजियम है तो एस ब्लॉक का भी कौन होगा, सीजियम। लेकिन एस ब्लॉक में मिनिमम पूछ ले तो अपन को कह दे एस ब्लॉक में सबसे कम त्रिज्या का तत्व कौन सा होता है, तो देखो इधर से इधर गए तो बढ़ रहा है, इधर से इधर गए तो घट रहा है, इधर से इधर वापस बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे जो तत्व आएगा, यहाँ पे कौन सा तत्व आता है, आपने कहा बेरिलियम आता है। तो आप त्रिज्या के लिए कहेंगे कि इनका आकार है वो बहुत बड़ा होता है, और आकार सर्वाधिक होने के कारण इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी पाई जाती है, आपने कहा मुलायम पाई जाती है। कितनी मुलायम पाई जाती है, तो आपने कहा इसका एग्जाम्पल होता है कि इन्हें चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, यानी इतनी ज़्यादा क्या हो सकती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं। और इसका कारण क्या होता है, इनका बड़ा आकार। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, ऑक्सीकरण अवस्था था क्या। अब मेरे को सीक्वेंस याद नहीं है कि मैंने किस सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स बताए थे, तो अपन जनरली जो भी याद आ रहा है वही पढ़ लेते हैं। थर्ड आता है क्या, आपने कहा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। देखो ऑक्सीकरण अवस्था के लिए अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, आपने कहा क्षार धातुओं के लिए बात करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है, तो आपने कहा किसी भी तत्व के, ठीक है, बाह्यतम कोश में से, बाह्यतम कोश में से जितने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाते हैं,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो आपने कहा पहला तो क्या है, आपने कहा क्षार धातुएं। तो देखो क्षार धातुएं जो हैं उनके लिए अगर बात करें तो उनके साथ में लास्ट वाले कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो आपने कहा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितनी होती है, आपने कहा +1। दूसरी बात करें सेकंड क्या आती है, क्षार मृदा धातुएं। तो आपने कहा क्षार मृदा धातुओं के लिए पूछे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NH2। तो आपने कहा बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो ये सारी की सारी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है, +2 दर्शाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए, नाम आया था आयनन विभव। तो देखो फोर्थ आता है, एक साथ ही लिख देते हैं, विद्युत ऋणता तथा आयनन विभव। देखो आयनन ऊर्जा या विभव एक ही बात है ना, कहीं पे विभव लिखा होता है और कहीं पे क्या लिखी होती है, ऊर्जा। तो आपने कहा विद्युत ऋणता की अगर बात करें तो अपन कहेंगे लेफ्ट टू राइट गए आवर्त सारणी में, तो इधर से इधर जाने पे त्रिज्या में क्या होती है, आपने कहा कमी। विद्युत ऋणता को लिखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और इधर से इधर जाएं तो आकार जब घटेगा तो आयनन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर बोले आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब देखो अप टू डाउन जाओ, आपने कहा अप टू डाउन जाते हैं तो साइज में क्या होती है, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होती है, आपने कहा कमी। आपने कहा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी क्या हो जाती है, कमी। होता क्या वो देखो, विद्युत ऋणता क्या होती है, तो आपने कहा कोई भी अगर तत्व में नाभिक है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आपने कहा इन कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। यहाँ पे नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो आपने कहा पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो आपने कहा किसी भी तत्व द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है नाभिक के द्वारा, वो उसकी क्या कहलाती है, आपने कहा विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, इधर से इधर जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो अपन कहेंगे आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, तो लिखेंगे आवर्त सारणी में, देखो ऐसे लिख दूं मैं, मैक्सिमम किसकी होती है, तो अपन कहेंगे फ्लोरीन, क्योंकि इधर से इधर जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आपसे पूछे मिनिमम किसकी है, तो आपने कहा अप टू डाउन जाने पे क्या हो जाती है, कमी। तो सबसे कम किसकी होती है, सीजियम। यानी सीजियम जो है उसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है। तो आपने कहा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। बात करते हैं दूसरा। अब आपसे पूछे एस ब्लॉक में बताओ, तो देखो एस ब्लॉक में अगर अपन बात करें तो आपने कहा मैक्सिमम तो किसकी होगी, आपने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है, तो कौन आएगा सबसे, आपने कहा बेरिलियम। और मैक्सिमम पूछे तो देखो अगर आपसे कहा कि एक सेकेंड गलत लिख दिया ना मैंने, हाँ मैक्सिमम तो किसकी होती है, बेरिलियम की। और मिनिमम पूछे तो जब पूरी आवर्त सारणी में सीजियम आता है तो कहा यहाँ पर भी कौन आएगा, सीजियम आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं आयनन विभव क्या होता है। देखिए कोई भी एक तत्व है, इसके अंदर ये क्या है, नाभिक है। इस नाभिक के चारों तरफ क्या है, कक्षक है। आपने कहा सबसे बाहर जो कक्षक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, या तो क्या बोला जाता है उसको, संयोजकता कोष। ठीक है, आपने कहा, और या इसे क्या कहते हैं, बाह्यतम कोष कहते हैं। अपन क्या कहेंगे, किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो आपने कहा नाभिक पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा रहा है, विद्युत ऋणता है। आपने कहा इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और ये जितनी एनर्जी दी जाती है ये एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ध्यान रखेंगे। दोबारा से देखो क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो अपन कहेंगे किसी भी तत्व के संयोजकता कोष में से, संयोजकता कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, आवश्यक होती है, ध्यान रखेंगे हमेशा देनी पड़ेगी, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आपने कहा आयनाइजेशन एनर्जी
या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो, अगर बात करें आयनन विभव की, तो आपने कहा कभी भी किसी तत्व का या परमाणु का आकार जितना कम है, यानी उस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो आपने कहा जिस पर आकर्षण बल ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को निकालना उतना ही क्या है, मुश्किल। आपने कहा इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल है तो आवश्यक ऊर्जा भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, ये तो बात हो गई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अब बात कर लेते हैं किसकी, आयनन विभव की। इधर लिख देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आयनन विभव, आयनन विभव, तो देखो क्या कहेंगे, आयनन विभव आवर्त सारणी में पूछे, आवर्त सारणी में कि सर्वाधिक किसका होता है, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। सबसे मुश्किल किस में से है इलेक्ट्रॉन निकालना, आपने कहा फ्लोरीन में से। दूसरा, मिनिमम पूछे, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में निकलते हैं, आपने कहा सीजियम में। अब अगर बात करें किसकी, एस ब्लॉक की, तो आपने कहा एस ब्लॉक में देखो आकार सबसे बड़ा होता है एस ब्लॉक, इसलिए कहते हैं पूरी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। अब अगर बात करें एस ब्लॉक की, तो देखो मैक्सिमम तो किस में होगी, तो जिसका आकार सबसे कम है, किसका, बेरिलियम का। और मिनिमम सबसे आसान किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना, सीजियम। सीजियम जो होता है उसके लिए अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि एस ब्लॉक के अंदर सीजियम या पूरी आवर्त सारणी में जो सीजियम है उसके लिए विद्युत ऋणता और आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। अब अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछे तो आवर्त सारणी में तो कौन आता है, फ्लोरीन, और अगर एस ब्लॉक में पूछे तो कौन आता है, बेरिलियम आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझेंगे इसको कि विद्युत ऋणता से क्या मतलब होता है, आयनन ऊर्जा से क्या मतलब है। ठीक है, चलिए ये अपना कौन सा टॉपिक हो गया, आपने कहा फोर्थ। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मिटा के गलती कर दी ना, नहीं मिटाना चाहिए था अपन को ताकि फटाफट से हो जाते। पांचवा जो टॉपिक है उसकी अगर बात करें तो आपने कहा क्या ले लेते हैं, क्वथनांक, गलनांक, और साथ में क्या ले लेते हैं, घनत्व। देखो तीनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ते हैं। तो देखिए अपन लिखेंगे कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्वों के क्वथनांक ले लो तो बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक ले लो तो मेल्टिंग पॉइंट, और घनत्व लिखो तो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। इनके मान क्या होते हैं, आपने कहा काफ़ी कम पाए जाते हैं, काफ़ी कम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं उसका कारण देखो, कारण क्या है, आपने कहा इन तत्वों का आकार जो है वो क्या पाया जाता है, आपने कहा सर्वाधिक, सबसे बड़ा आकार है। तो आकार सर्वाधिक होने के कारण इनके मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल, इनके मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। तो काफ़ी कम होने के कारण क्या कहते हैं, इनके क्वथनांक गलनांक क्या हो जाते हैं, कम। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ क्षार धातु और क्षार मृदा धातुओं में से किसके ज़्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं। तो इधर तो लिखी क्षार धातुएं, इधर अपन ने क्या लिख दी, क्षार मृदा धातुएं। ठीक है, तो देखो इधर से इधर जाने पे आकार में क्या होती है, कमी। आकार में अगर कमी होती है तो क्वथनांक, गलनांक और घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो क्या लिखेंगे, क्षार मृदा धातुओं के लिए जो क्वथनांक, गलनांक और घनत्व है उनके मान क्षार धातुओं की तुलना में क्या पाए जाते हैं, काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, काफ़ी तो नहीं, अधिक पाए जाते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपने कहा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, आपने कहा इनकी अपचायक प्रवृत्ति आती है। देखो अपचायक प्रवृत्ति के लिए अगर बात करें अपन तो अपन लिखेंगे 6th पॉइंट है ये, अपचायक प्रवृत्ति। देखो अपचायक का मतलब क्या होता है वो देखो पहले तो आपने कहा अपचायक कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे अपचायक का। आपने कहा जो दूसरे का क्या करता है, दूसरे का अपचयन करता है, अपचयन करता है, सही बात है। और जिसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिसका
स्वयं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। स्वयं का ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाता है? आपने कहा अपचायक कहलाता है। अब एक चीज देखिए, आपने कहा स्वयं का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? आपने कहा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। आपने कहा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो क्या कहलाती है? आपने कहा आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा की अगर बात करें तो आपने कहा सर्वाधिक तो किसकी होती है? आपने कहा फ्लोरीन की होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करें कि आपके पास में अगर है, अपने पास में हाइड्रोजन तो हटा दो, ये तो किसी काम का नहीं है। अब अपन ने कहा लिथियम है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाइए तो आपने कहा कौन कौन आएगा? सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर अपन बात करें आयनन ऊर्जा की तो अपन ये लिख के आए हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपने कहा आकार में क्या होती है? वृद्धि। आकार में अगर वृद्धि होती है तो आयनन ऊर्जा जो है उसमें क्या हो जाती है? कम। तो आपने कहा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रबल अगर बात करें ऑक्सीकारक की, उल्टा बता रही हूँ, पढ़ रहे हैं अपचायक है, बता रही हूँ ऑक्सीकारक है। अब आप कहोगे ऑक्सीकारक क्या होता है? तो आपने कहा जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है खुद का क्या हो जाता है? अपचयन, यानी खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी पाई जाती है? इधर से इधर जाने पे विद्युत ऋणता बढ़ती है। आपने कहा हैलोजन फैमिली की, हैलोजन फैमिली में भी बात करें अप टू डाउन जाने पर विद्युत ऋणता क्या हो जाती है? कम। यानी सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो तो कौन होता है? फ्लोरीन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, लेकिन यहाँ दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अगर अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो आपने कहा सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है वो किसकी होती है? सीजियम की होती है, सही है। तो सीजियम है वो सबसे प्रबल क्या होना चाहिए? आपने कहा अपचायक होना चाहिए, जिसका खुद का ऑक्सीकरण बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है? आपने कहा आयनन ऊर्जा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आयनन ऊर्जा जो है वो क्या होती है? सबसे कम, ठीक बात। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? परंतु सीजियम की बजाय लिथियम जो है वो क्या होता है? आपने कहा प्रबल अपचायक होता है। सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक पूछे, ऑक्सीकारक पूछे तो फ्लोरीन, प्रबल अपचायक पूछे तो लिथियम। और आपसे कहा जाता है ऐसा क्यों? होना क्या चाहिए था? सीजियम, लेकिन होता क्या है? लिथियम। दोबारा से देखेंगे कुछ बच्चों, अगर अपन बात करें, आपने कहा अपचायक का मतलब क्या है? आपने कहा जो दूसरे का अपचयन करेगा, दूसरे का अपचयन करने का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? इसने कहा खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है? आपने कहा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। अभी अपन पढ़ गए हैं पहले कि जिसका आकार अधिक होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? आसान। आपने कहा अप टू डाउन जाते हैं तो आकार में क्या होती है? वृद्धि। आपने कहा आकार में अगर वृद्धि होगी तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होती है? आपने कहा पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम किसकी होती है? आपने कहा सीजियम की। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है? आपने कहा सीजियम में से। तो आपने कहा सीजियम में से अगर निकलता है तो आपने कहा प्रबल ऑक्सीकारक तो कौन होता है? फ्लोरीन। और प्रबल अपचायक कौन होना चाहिए? आपने कहा सीजियम होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं, होता कौन है? लिथियम। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीजियम की आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, परंतु फिर भी लिथियम जो होता है वो क्या होता है? आपने कहा प्रबल अपचायक होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ये बताएंगे आप कि लिथियम जो होता है वो प्रबल अपचायक होता है, इसका कारण बताओ। और एक चीज और कही जाती है अपचायक प्रवृत्ति के लिए कि जिसके भी मानक अपचयन विभव का मान, जिस भी तत्व के मानक अपचयन विभव का मान जितना ऋणात्मक होता है, जितना नेगेटिव होता है वो उतना ही क्या होता है? आपने कहा प्रबल अपचायक माना जाता है, अपचायक माना जाता है। और बात करें लिथियम की, सबसे प्रबल है, मान होता है -3.04 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो डाटा है। मानक अपचयन विभव का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते ना E0 रिडक्शन, ये क्या है? मानक अवस्था में अपचयन विभव है। तो आपने कहा सबसे कम
या सबसे ज़्यादा नेगेटिव में मान आता है वो किसके लिए आता है, लिथियम के लिए। तो आपके लिए ये क्वेश्चन यहीं छोड़ देते हैं, इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी ही, तब तक आप इसका क्वेश्चन का आंसर सोचिए। ठीक है, धन्यवाद।